हेलो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, स्पेशली स्टार्टअप और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आपके ही सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ आज हैं अनिल जी, जिनका इस इंडस्ट्री में लगभग 20 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है। उनके कुछ सवालात होंगे। अनिल जी का जो एक्सपीरियंस रहा है वो अभी तक सारा एक्सपीरियंस रिटेल फाइनेंसिंग यानी कि होम लोन और लैब में रहा है। अब वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग और स्टार्टअप्स में। अब उनके बहुत सारे सवालात आते हैं, हो सकता है सेम सवाल आपके भी हों और आपको भी इस बातचीत के जरिए कुछ समझने को मिले। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम अनिल जी। नमस्कार दोस्तों। बेसिकली लैब देते वक्त जो पहला क्वेश्चन आता है कस्टमर के मन में, वो लैब को प्रेफर करते हैं बजाय वर्किंग कैपिटल। अगर उनको भी प्रोजेक्ट फाइनेंस भी चाहिए, कुछ चाहिए, तो उनका कईयों का मन होता है कि हम तो खाली प्रॉपर्टी रख करके पैसा ले लेंगे और फिर आगे उसको यूज कर लेंगे। तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आपका कहना यह है कि जो कस्टमर्स को कोई प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो वो लैब की तरफ जाना चाहते हैं। आइडियली ऐसे कुछ कस्टमर्स मिलते हैं जो फ्रीली पैसे को यूज करना चाहते हैं, जहां जैसे मतलब उनके पास जब पैसा मिले, बैंक की तरफ से कोई भी लोन मिले, तो वो उस पैसे को फ्रीली यूज कर सके, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। जनरली ऐसे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं। आइडियली रिस्ट्रिक्शंस जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में वो रहती है कि आप कोई भी पैसा किसी भी पर्पज के लिए अगर ले रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक एंड यूज के साथ ही पैसा मिलता है। लाइक आपको कोई मशीनरी खरीदनी है तो मशीनरी के लिए ही पेमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा और आप फिर उसको जैसे मर्जी यूज करेंगे, मशीनरी खरीदें या कुछ भी करें। नहीं, वो मशीनरी के लिए पेमेंट होगी, मतलब उसको वेंडर को ही पेमेंट होगी। जिससे आप मशीनरी खरीदना चाहते हैं, डायरेक्ट पेमेंट उस वेंडर को होगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। सिमिलरली जैसे आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है तो ईंट वाले को पैसा देना है, सीमेंट वाले को पैसे देना है या सरिये वाले को पैसे देना है, तो वो सारा पैसा डायरेक्ट वेंडर्स को पेमेंट होती है फ्रॉम बैंक साइड। कई कस्टमर ऐसे मिलते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी रख के पैसे को अपने तरीके से यूज करना चाहते हैं। तो वहाँ है ना, दो तीन चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है कि आइडियली जो स्टार्टअप्स या प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस लोग नहीं होते, यानी कि उन्होंने 2-4-5 प्रोजेक्ट सेटअप नहीं करे होते। ठीक है, तो मेरी सलाह ये रहती है कि आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। ठीक है, एक एंगल आपका है कि आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मिसयूज भी हो जाता है। आपने देखा होगा कभी, अगर आपने कभी कोई कंस्ट्रक्शन किया हो तो कंस्ट्रक्शन में आइडियली क्या होता है कि जितना आप प्रोजेक्ट कॉस्ट मान के चलते हैं, यानी कि कोई प्रोजेक्शन लेके चलते हैं कि इतने रुपए में हमारा काम हो जाएगा, कभी उतने में काम नहीं होता, हमेशा ज्यादा लगता है। हाँ, ये तो है। और अगर आप कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, कोई कंपनी खड़ी कर रहे हैं, वहां अगर आप बेहद ज्यादा कंजूसी कर लेंगे, यानी कि उस लेवल का मटेरियल यूज नहीं करेंगे, उस लेवल की मशीनरी नहीं लाएंगे, ठीक है, तब भी वो लॉन्ग टर्म तक आपको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर वो मशीनरी की रिप्लेसमेंट या रिपेयर मेंटेनेंस बिल्डिंग की, वो फिर दिक्कत करेगी। तो मल्टीपल इश्यूज रहते हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो वो आपको बहुत सारी ऐसी एडवाइस देगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसे आउटकम्स, क्योंकि हमारे पास, मैं पिछले 20-22 सालों से यही प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और ये सारा काम करता आ रहा हूँ, तो हमारे पास कुछ ऐसे आउटकम्स होते हैं जो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस कि हमारे किस क्लाइंट ने कहाँ गलती की, तो हमने वहां से सीखा। जो हमारा सर्कल है वहां पे हम बैठते हैं, डिस्कशन होती है, तो हर कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है, तो वो एक्सपीरियंस शेयर होते हैं। उन एक्सपीरियंस की बेसिस पे हम ऐसी संभावनाओं से, ऐसी चीजों से जहाँ पैसे का मिसयूज होना हो तो वहां हम उसको बचा सकते हैं। और लाइक कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ ऐसी एडवाइस दी जा सके कि पैसा बच सके, वो भी हम करते हैं। इसके अलावा एक लैब में हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यू के अगेंस्ट में, जो मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की रहती है, उसके अगेंस्ट आपको फंडिंग मिलती है 60, 70, 80% मैक्सिमम। 80% भी रेयर है, तो 60 to 70%। हम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। हम 100% भी जा सकते हैं, 200, 300% भी जा सकते हैं। डिपेंड कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से आपके रेशियोज बनते हैं, तो बेस्ड ऑन आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन सारी बातों पर हम ज्यादा भी दे सकते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू की। तो जहां आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रख के उसके अगेंस्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेंगे 60-70 लाख रुपए, वहां हम हो सकता है आपको 1 करोड़ पे 1 करोड़ भी दिला दें, 2 भी दिला दें, 2.5 भी, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन मार्जिन मनी को लेकर के। कई क्लाइंट कहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट ही है, बट हमारे पास जो मार्जिन मनी हम दे सकते हैं 1/3, वो नहीं है हमारे पास, उतना पैसा हमारे पास है नहीं। और जबकि प्रोजेक्ट लेके चलते हैं वो 10 करोड़ का, 12 करोड़ का, बट 6 करोड़ का, बट पैसा उतना नहीं है मार्जिन मनी, जो कि बैंक मांगता है। इसीलिए वो ज्यादातर लैब में जाने की कोशिश करते हैं। मान लिया, बट एक्चुअली आप एक चीज समझिए ना, मार्जिन मनी को लोग है ना थोड़ा
गलत समझते हैं। पहली चीज, प्रोजेक्ट किसका है, प्रोजेक्ट किसका है, कंपनी किसकी है, और मार्जिन मनी क्या आपको बैंक को देना है? नहीं, आपको अपनी कंपनी में कैपिटल डालनी है, अपने बिजनेस में पूंजी लगानी है। आपके पास अपने ही बिजनेस में पूंजी लगाने के लिए नहीं है, और आप दूसरे किसी से, चाहे वो बैंक है या वेंचर कैपिटलिस्ट है या इक्विटी फाइनेंस वाले लोग हैं, आप दूसरे किसी से बोलते हैं कि मेरे पास तो मेरे बिजनेस में पैसे लगाने के लिए नहीं है, आप मेरे बिजनेस में पैसे लगा दीजिए। आप इस चीज को जस्टिफाई तो कीजिए। कुछ बेसिक नॉर्म्स तो होंगे हर चीज में। आप वर्किंग कैपिटल में भी जाइए तो 25% का मार्जिन मांगते हैं। इवन हाउसिंग लोन में अगर हम बात करें, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो 25% मार्जिन आपको अपना लगाना है। तो यहाँ क्या दिक्कत है? आप प्रॉपर्टी खरीदने गए, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 25 लाख रुपए आपको अपने लगाने, 75 लाख रुपए बैंक देगा। हाउसिंग लोन में तो सेम फाइनेंसिंग होती है, वहां लोग लगाना चाहते हैं, लगा देते हैं। यहाँ कहते हैं कि मैं 25 लाख रुपए नहीं लगाऊंगा जी। यहाँ क्या समस्या है? वहां तो घर खरीदना है, उस घर में रहेंगे, कुछ भी हो घर की किस्तें नहीं टूटने देंगे। ये क्या है, यहाँ पैसा बैंक से मिल जाए या कहीं बाहर से मिल जाए, अपना पैसा ना लगाएं, और कल को कुछ भी 19-20 होता हुआ नजर आए, यानी कि आप प्रोजेक्ट में, बिजनेस में ऊपर नीचे होता हुआ नजर आए, तो छोड़ो प्रोजेक्ट, और बैंक अपने आप समझेगा या दूसरे जिसने पैसा लगाया वो समझेगा। तो मार्जिन मनी लगवाया इसलिए जाता है कि पार्टी का अपना इंटरेस्ट हो उस बिजनेस में, जो बिजनेस वो करना चाह रहा है। और जब आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, कस्टमर थोड़ा सा भी 19-20 होगा तो संभालेगा, कोशिश करेगा कि यार डूबे ना, खराब ना हो। एक क्वेश्चन होता है वर्किंग कैपिटल को लेकर के, वर्किंग कैपिटल लेकर के कई कस्टमर्स मिलते हैं जिनके जो वर्किंग कैपिटल में लिमिट उन्होंने ली होती है, लिमिट पूरी यूज कर चुके हैं, और वो आज की डेट में सिर्फ इंटरेस्ट ही दिए जा रहे हैं। तो कई बार हमारे पास आता है कि भाई आप हमें लैब दिला करके इसको खत्म करके मैं पूरा लैब में कन्वर्ट, इसीलिए वर्किंग कैपिटल के नाम करके लोग लैब की तरफ जाते हैं। कई कस्टमर्स का इशू ये रहता है कि एक्चुअली ना उनको समझाने वाला है, समझने वाला नहीं था। बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। कई ऐसे बिजनेसेस हैं जहां लिमिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 2 चीजें समझिए, पहले ना वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन, 2 चीजों का डिफरेंस समझिए। अगर हम लैब की बात करते हैं, लैब इज ए टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल इज ए रोटेशन बेसिस फाइनेंसिंग। जब रोटेशन बेसिस फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो रोटेशन बेसिस फाइनेंसिंग बेसिकली होती क्या है? मान लीजिए आप XYZ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, पेन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इस पेन का रॉ मटेरियल हम मान के चलते हैं कि आप रिफिल नहीं बनाते, हम आउटर सेल की बात करते हैं। इसका रॉ मटेरियल क्या होगा? भाई प्लास्टिक दाना। तो आप प्लास्टिक दाना रॉ मटेरियल खरीदेंगे डे 1 पे, इसके ऊपर फिर एक्सपेंसेस किए, लेबर लगी, बिजली लगी, मशीनरी एक्सपेंसेस हुए, ये हुआ वो हुआ, देन माल बन के, रेडी माल बन के, और फिर जिसको आपने सप्लाई किया सप्लायर को गया, वहां से फिर पेमेंट आई। तो ये इसको बोलते हैं हम वर्किंग बेसिकली कैपिटल साइकिल या बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल। बेटर वे में बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल आपकी आइडल सिचुएशन में 20-30 दिन, 50 दिन, 60 दिन, मैक्सिमम 90 दिन तक जाती है। यानी कि एक पैसा जो आज आपने लगाया, कच्चा माल खरीदा, उसको कंप्लीट होके वापस आपके पास आने में विद प्रॉफिट 80 to 90 डेज मैक्सिमम लगते हैं। अब जब 10 लाख रुपए लगाने हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपके पास 90 दिन में वापस आ गए, आपको 10 साल या 15 साल का लोन क्यों चाहिए? अब होता क्या है, जो लोग ऐसे आते हैं, जिस जो आपका सवाल था, वो लोग कहते हैं जी मैं सिर्फ इंटरेस्ट दे रहा हूँ, लिमिट पूरी यूटिलाइज है, ठीक है, अब सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे हैं, प्रिंसिपल डाउन नहीं हो पा रहा है। उनका परेशानी होती है कि उन्होंने पैसा कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया होता है। बिजनेस का पैसा किसी न किसी तरीके से, कहीं बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, मतलब लिमिट लोन मिला, लिमिट मिली, उठा के बड़ी सी बढ़िया वाली गाड़ी ले आए, BMW, मर्सिडीज, ये वो कुछ भी XYZ, जो बिजनेस के लिए पैसा मिला, आपने उसका मिसयूज किया, पैसा डाइवर्ट किया। थोड़ा सा भी पैसा अगर आपने डाइवर्ट किया है तो आप धीरे धीरे फंसते चले जाएंगे, अगर आपके बिजनेस में मार्जिन नेक टू नेक है। और कई बिजनेसेस ऐसे भी हैं जहां मार्जिन बहुत ज्यादा हैं या कच्चे पक्के का सिस्टम चलता है हमारे इंडिया में, तो वहां भी लिमिट बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होती। एक समस्या और आती है हर कस्टमर के साथ कि ज्यादातर कस्टमर की समस्या उसके फाइनेंशियल्स में होती है, जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए एलिजिबल तो नहीं होते हैं। बट अगर कस्टमर से पूछा जाए कि सर आपके डेटर और कैटरी कैसे हो गए, तो उसको इस बारे में वो अवेयर ही नहीं होता इस चीज को लेकर के कि नहीं मुझे देना नहीं मार्केट इतना, ये तो ऑन बुक्स दिखा रखी है हमने। वो फाइनेंशियल्स को लेकर के इतने अवेयर नहीं है। फाइनेंशियली बैंक उनको लैब दे सकता है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, बट वर्किंग कैपिटल के लिए वो 20 लाख के लिए भी एलिजिबल नहीं है। बिजनेस ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, एक ये उनको समस्या आती है, इसलिए बहुत से कस्टमर वर्किंग कैपिटल को प्रेफर न करके लैब की तरफ जाते हैं। नहीं, ये एक्चुअली ना ट्रेंड थोड़ा सा क्या है कि आप देखें कि हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं उसमें से कितने लोग हैं जो अकाउंट्स प्रोफेशनल हैं। अकाउंट्स के बारे में तो नॉलेज है ही नहीं, किसी को नहीं है, लगभग किसी को भी नहीं है। हाँ, किसी को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मान लीजिए 90-95% लोगों को नहीं है। जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है। और इवन दो जो उनके अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट की तो अलग बात करेंगे कि उनके पास बेचारों के पास टाइम ही नहीं है। उनके पास इतना टाइम, इतना काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कि उनके पास एक कस्टमर को पर्सनलाइज सर्विस देने का बिल्कुल टाइम नहीं है। इवन
कुछ कस्टमर के पास जब जाकर के जो फाइनेंशियल्स पढ़ते हैं हम और फाइनेंशियल बताते हैं सर ये आपके ये सब चीज़ें करनी है, तो वो उस चीज़ से अवेयर ही नहीं होते हैं। हाँ, पार्टी को ज्यादातर चीजें पता नहीं होती, वो तो सीए ने कर दिया जी, वो तो अकाउंटेंट ने कर दिया जी। यहाँ एक समस्या यही है कि कस्टमर्स को, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, उनको अपने बिजनेस की अकाउंटिंग का प्रॉपर समझना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं समझना पड़ेगा कि किससे कितना पैसा आना है, पेंडिंग है, क्या नहीं है। मतलब वो कह रहा है कि ऑन पेपर तो मुझे लेना देना है, पर एक्चुअल में लेना देना नहीं है। बिल्कुल, ये ज्यादा आता है। ठीक है, वो फिर वो प्रॉब्लम वहाँ आती है। वहाँ कच्चे बच्चे का पक्के का बिजनेस है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कच्चे पक्के के बिजनेस में कई जगह लिमिट जो है काम नहीं आती है। तो एक तो वो पॉइंट है। दूसरा है अकाउंट्स की बात करें, आप बिजनेस को स्टडी कैसे करेंगे। एक जनरल आइडिया ये है, या एक सिस्टम ये बना हुआ है, गाइडलाइंस इस तरीके से हैं कि आप कि ये नियम फॉलो अगर आप करते हैं, अकाउंटिंग लॉज फॉलो करते हैं, तो आपको इस तरीके से फाइनेंसिंग होगी। किसी भी बिजनेस को पैसा मिलने के लिए ये नहीं देखना कि पार्टी, उसको बिजनेस की ओनर कितनी रिच है, या पार्टी कितनी फैमिली, मतलब लाइक सामाजिक रुतबा रखती है या धार्मिक रुतबा रखती है, या कुछ और XYZ। वहाँ देखा जाता है कि बिजनेस जो चल रहा है उसकी बैलेंस शीट वो क्या कहती है। आपकी टर्नओवर मान के चलिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी टर्नओवर 50 करोड़ है और आपकी जब बैलेंस शीट उठाते हैं उसमें आपने बताया डेटर क्रेडिटर खड़े हैं, मैं कहता हूँ है ही नहीं, स्टॉक भी नहीं दिखता, डेटर क्रेडिटर भी नहीं दिखते, तो वर्किंग कैपिटल गैप ही नहीं नजर आएगा, तो वर्किंग कैपिटल मिलेगी कैसे। जहां तक बात है लैब की, लैब में बेसिकली प्रॉपर्टी पे मार्जिन होता है, यानी कि आपकी 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, 100 रुपए की प्रॉपर्टी में बैंक आपको 60-70 रुपए दे रहा है, 30 रुपए का मार्जिन है। अगर आपने डिफॉल्ट किया तो उसके पास आपके लोन की वैल्यू से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, वो इजीली उसको कुर्की करवाएगा और उसका पैसा रिकवर। तो इसलिए वहां लैब में थोड़े बैंक लिबरल भी होते हैं। प्लस लैब जो है वो पर्सनल सेगमेंट का फाइनेंसिंग है, बिजनेस फाइनेंसिंग नहीं है। लैब में जितनी कैलकुलेशन होती हैं वो सारी आपके कैश फ्लोज को देख के होती हैं, ओनली एंड ओनली कैश फ्लोज। कैश फ्लोज बेसिकली नेट मार्जिन्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, ये छोटी मोटी चीजें, उनको कैलकुलेशन करके इधर क्या ITR मिला, उधर क्या ITR मिला, ये बैंक स्टेटमेंट से कैलकुलेशन कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, घुमा फिरा के लैब बेसिकली उस तरीके से होता है। जबकि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग बेस्ड ऑन बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट के रेशियोज होते हैं, 10, 12, 15 तरह के रेशियोज होते हैं, उनकी कैलकुलेशन फिट बैठती है, तब आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग दी जाती है। एक क्वेश्चन हो रहा है, वर्किंग कैपिटल लेने के बाद एक कंडीशन है कि आपको किसी और बैंक में कोई करंट अकाउंट आप रन नहीं कर सकते। हाँ, एक्चुअली क्या है, उसमें ना 2 नियम है। एक है 5 करोड़ या उससे नीचे के जो कस्टमर्स हैं, और एक नियम है 5 करोड़ या उससे ऊपर के कस्टमर्स हैं जिनको फाइनेंसिंग हो रखी है। तो स्ट्रिक्ट नियम है कि 5 करोड़ से ऊपर अगर आपके किसी एक सिंगल बैंक से फाइनेंसिंग है तो आप दूसरी जगह अकाउंट विदाउट फर्स्ट फाइनेंसर है आपका, उसके परमिशन के बिना आप अकाउंट वगैरह रन नहीं कर सकते। 5 करोड़ से नीचे ऑप्शनल है, बट वहां पे पावर्स जो है अगेन फाइनेंसर के पास ही है। RBI नॉर्म्स के हिसाब से फाइनेंसर्स के पास ही पावर है, वो चाहे तो अलाउ करे, वो चाहे तो अलाउ ना करे। अब एक सिंपल सी बात बताइए, आपने एक XYZ बैंक से 50 लाख की लिमिट ली, होना क्या चाहिए, आपके बिजनेस का सारा पैसा जो भी आपकी टर्नओवर होती है, सेल होती है या परचेज होती है, वो सारी रोटेशन उस अकाउंट से, लिमिट अकाउंट से होनी चाहिए। लिमिट का यही पर्पज होता है। आपने क्या किया, ABC बैंक में एक अकाउंट और खोल लिया। अब आप लिमिट 50 लाख की लिमिट की जो चर्निंग, जो टर्नओवर वहां से घूमनी चाहिए, वहां से ना घूम के वो आपने ABC बैंक से घुमा रहे हो। अब XYZ वाला बैंक जो है वो देख रहा है कि मैं तो 50 लाख की लिमिट दे दी यार, यहाँ तो पैसा ही नहीं आ रहा। वहाँ भी गैप है। बेसिकली है क्या कि आज की डेट में बैंक और इंडस्ट्रीज जो लैब दे रहे हैं उनके कई प्रोग्राम्स हैं, नेट प्रॉफिट पे है, बैंकिंग पे है, आपका RTR बेस पे है। जो कस्टमर एक बार वर्किंग कैपिटल ले लेता है, अगर उसे दोबारा इन फ्यूचर में कभी पैसे की जरूरत पड़ी, बिजनेस लोन की जरूरत पड़ी, या होम लोन लेना है या लैब लेना है, तो सबसे पहले उसे बैंक का सजेस्ट ये करता है कि सर आपकी तो वर्किंग कैपिटल चल रही है, हम इसको एज ए बैंकिंग लेंगे नहीं। अगर आपका करंट अकाउंट होता, आपकी बैंकिंग अच्छी होती, तो आपको होम लोन दे देते, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपको बन नहीं रहा है। तो इस रीजन से भी कस्टमर कई बार वर्किंग कैपिटल लेने के बाद बैकआउट करते हैं कि यार हम तो जब मर्जी होम लोन ले लेते थे, जब मर्जी लैब ले लेते थे, अब जब से CC लिमिट ली है तब से बैंकिंग नॉर्म्स बनते ही नहीं हमारे, वो एज ए बैंकिंग उसको कंसिडर नहीं करते। एक ये प्रॉब्लम भी है। नहीं, यहाँ प्रॉब्लम वो नहीं है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम कुछ और है। आप ये समझिए, किसी कस्टमर का अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 10 करोड़ की टर्नओवर है, ठीक है, अगर किसी कस्टमर की 10 करोड़ की टर्नओवर है, वो प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है 10 लाख रुपए या 7-8 लाख रुपए, और उसमें एग्जेम्पशन लिमिट दिखा के और
जीरो टैक्स भर रहा है। अगर आप कैलकुलेशन कीजिए 10 करोड़ पे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मान के चलते हैं, दिखाता है कोई 10 करोड़ की टर्नओवर पे 10 लाख रुपए, तो 1% बैंक का ब्याज कितने का है? कोई भी बैंक, कोई भी लोन की बात कर लीजिए, किसी भी लैब का, किसी भी लोन का, होम लोन ले लीजिए, सबसे सस्ता होम लोन ही मिलता है। 8.70 से आपकी रेट शुरू है, 8.45 से लेकर के हम जो प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक 10 करोड़ के टर्नओवर पे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया, तो 1% साल का, और वो बैंक को 8.5% ब्याज भरने के लिए रेडी है, प्रॉफिट दिखाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो इश्यूज है। तो अब क्या है, अल्टरनेट इनकम प्रोग्राम्स जो चलते हैं लैब में या होम लोन में, या मतलब लैब में मेजरली चलते हैं, तो वो बेसिकली इसीलिए चलते हैं कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उसको एसेस किया जाता है। वो असेसमेंट बेस्ड फंडिंग होती है, क्योंकि पार्टी एक्चुअली पैसे तो कमा रही है लेकिन इनकम टैक्स नहीं भर के दिखा रही है, तो इनकम टैक्स को बचाने की कोशिश करके इस चक्कर में वो उस तरीके से होता है। अदरवाइज तो आप सरकारी बैंकों में जाइए, किसी में भी कोई प्रोग्राम नहीं है, उनमें नहीं है, बट आज की डेट में जितने भी आपके एमएनसीज और एनबीएफसीज है, उन सबके पास ये प्रोग्राम है, उनका धंधा इसे चल रहा है। भाई किसी भी सरकारी बैंक या अच्छे बैंक में जाइए, जो ठीक लेवल के हमारे बड़े बैंक्स हैं, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, कोटक है, या इस तरह के, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है आपका लैब पे? 9, 9.5, ठीक है। और किसी भी एनबीएफसी में चले जाइए, वहाँ क्या मिलता है? मिनिमम 10 to 12 तक का रेट है। वो इसी बात का रिस्क चार्ज कर रहे हैं, रिस्क प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं आपसे। मुझे बेसिकली ये बताइए कि अगर कोई कस्टमर लैब मांग रहा है तो वर्किंग कैपिटल में उसको हम कन्वर्ट कैसे करें? क्योंकि उनका कई बार क्या होता है कि वो बचना चाहते हैं इस चीज़ से, क्वार्टरली अपना स्टॉक स्टेटमेंट देने से, मंथली स्टेटमेंट देने से, ये सब सर वो है ना, कंसल्टेंट की जिम्मेवारी है, आपको उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बिजनेस मॉडल को समझिए कि उसका बिजनेस का मॉडल क्या है, किस तरीके से वो बिजनेस ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग साइकिल किस तरीके से काम करती है, उसकी लिक्विडिटी क्या है, किस तरीके से वो कैश फ्लोज किस तरीके से मैनेज करता है। आपको उसको समझ के तब प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए। कस्टमर क्या मांगने आ रहा है वो ठीक है, उसकी एक डिमांड है कि भी उसको पैसा चाहिए, कस्टमर को लैप नहीं चाहिए, कस्टमर को वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, कस्टमर को चाहिए पैसा। ये कंसल्टेंट की जिम्मेवारी है कि वो उसके बिजनेस मॉड्यूल को समझे, उस बिजनेस मॉड्यूल को समझ के उसके लिए जो भी सूटेबल फाइनेंसिंग है वो करे। यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे यहाँ कंसल्टेंट तो है नहीं, हैं सारे डीएसए। होता क्या है, वो पेपर इकट्ठे करते हैं, रद्दी इकट्ठी करी और बैंक में धकेल दिया, जो मिल गया। अब किसी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन वर्किंग कैपिटल चाहिए, लिमिट चाहिए, उसको बीएल मिल जाते हैं। 80-90% मार्केट में लोन करवाने वाले लोग हैं, उनको ये नहीं पता वर्किंग कैपिटल फंक्शन कैसे करती है। तो वो क्या करते हैं, आपको वर्किंग कैपिटल 9-10% पे मिल जाता है वर्किंग कैपिटल लिमिट, जबकि आपको 18% 20% के बिजनेस लोन दिला दी जाते हैं मार्केट में। 24% 30%, मतलब ठीक है, वो तो बहुत ही खराब स्थिति है, बट एवरेज 17-18% 20% के आसपास है। आपको जो लोन 9-10% में मिल सकता था, जो पैसा आपको 9-10% के ब्याज पे मिल सकता था, वो पैसा आपको 18-20% में मिल रहा है। गलती किसकी है? कस्टमर को पैसा चाहिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस की डे टू डे रूटीन को फॉलो करने के लिए, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उसको पैसा चाहिए। अब उसके पैसे की नीड किस प्रोडक्ट से फुलफिल होती है? जैसे हम थोड़ी देर पहले अकाउंट्स की बात कर रहे थे कि कस्टमर को अकाउंट का नॉलेज नहीं है, जो धंधा कर रहा है उसको अपनी बैलेंस शीट का नॉलेज नहीं है, तो उसको बैंक से कौन सा लोन मिलेगा, उस चीज का तो नॉलेज कहाँ से आएगा? इसी रीजन से तो वो लैब में और बीएल में फंसते हैं। हाँ, अब यहाँ क्या है, हम जो लोन करवाने वाले लोग हैं वो अपना बेनिफिट पहले देखते हैं, कस्टमर का बेनिफिट बाद में देखते हैं। हमारे साथ ये समस्या नहीं है, इसलिए हमारे साथ आप देखेंगे तो मेरे पास 20-20 साल से लोग जुड़े हुए हैं। 15-18 साल के तो आप मान के चलो कम से कम 200-250 कस्टमर से ज्यादा होंगे जो 15-15, 20-20 साल से जुड़े हुए हैं। और रिसेंटली जो 8-10 साल पुराने हैं, हजारों कस्टमर हैं 8-8, 10-10 साल से, जो 8-10 साल पहले जुड़े और जो अभी भी जुड़ते हैं लगातार। आज ही आपके सामने अभी एक कस्टमर का लोन करवाया था मैं, पीछे उसका रेफरेंस आया है 12 करोड़ का फाइनेंसिंग चाहिए। लैब होम लोन में बताइए कितने रेफरेंस मिलते हैं आपको? कितने मिले आज तक? बहुत कम मिले। बहुत कम मतलब 100 में से 5% भी नहीं। हमारे यहाँ 100 में से 80%। मतलब अगर आपने 10 कस्टमर को लोन करवाया है, वर्किंग कैपिटल करवाई है, प्रॉपर तरीके से सर्विस दी है और आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करवाई है, तो 10 में से 8 कस्टमर आपको रेफरेंस देंगे ही देंगे। बस बेसिकली प्रॉब्लम यही आती है कि
फाइनेंशियल के प्रति अवेयर ना होते हुए ना चाह के भी कई बार क्लाइंट्स को बीएल और लैब पे जाना पड़ता है। हाँ नहीं देखो, जहाँ जरूरत है एक्चुअली वही मैं बता रहा हूँ ना, ये जिम्मेवारी है कंसल्टेंट की। जो फाइनेंस करवा रहा है वो उसके बिजनेस मॉडल को समझे, चीजों को समझे, जो बेस्ट पॉसिबल उसके लिए हो सकता है और उसको समझाए, उसको गाइड करे। मान लीजिए आज अगर उसको वर्किंग कैपिटल नहीं मिल सकती है और आज उसको किसी कारणवश बीएल ही मिल सकता है या किसी कारणवश लैब ही दिया जा सकता है, तो उसको समझाए, उसको प्रिपेयर करे, 2-3 साल में उसके फाइनेंशियल्स को सुधारे। क्योंकि आप हमें तो नॉलेज है ना, हमें तो समझ है थोड़ी बहुत, उस समझ के हिसाब से उसको तैयार करे, उसके फाइनेंशियल्स को तैयार करे, ताकि उसको फ्यूचर के लिए तैयार करके और उसको प्रॉपर फाइनेंसिंग दी जा सके, ताकि वो ग्रो करे। जब पार्टी ग्रो करेगी, उसका बिजनेस ग्रोथ पाएगा पार्टी का, तो वो आप भी ग्रोथ पाओगे ना। बेसिकली हमें तो कस्टमर की उंगली पकड़ के चलना है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा हम बड़े होंगे। हमें हर साल, हर 2 साल 4 साल बाद जब हम अच्छी सर्विस देंगे, एक गुड फेथ पे काम करेंगे, उसके अलावा अपनी इंटीग्रिटी का ध्यान रखेंगे, तो बार बार कस्टमर रिपीट होगा, बार बार हमें काम देगा, रेफरेंस देगा मार्केट में। तो इन चीजों को तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो आप वही बात है ना कि या तो अभी आज मुर्गी काट के खा लो या फिर अंडे खा लो। ठीक है, चलिए बातें बहुत सारी होगा क्या अगर ज्यादा बातें की तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू।